तो ये तो 15,000 लोग बात चला रहे हैं। तो किस किस मुद्दे पर हम लोग संजय मोर्चा करते थे? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था कि जिस पर उनसे संजय मोर्चा बनता। और दूसरी बात रही कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने हजारों साल से चली आ रही समस्या 5 जगह लिखा, अगर 50 देते तो हल हो जाती समस्या। बात मात्रा की नहीं है, बात लड़ने की है। कम्युनिस्ट जैसे आज एक चलन है पूरे जैसे का आंदोलन कमजोर पड़ता है, अगर हम लोग उस कमजोरी को ठीक से नहीं समझते, गलत जगह गलत से करके समझते हैं तो कई गलतियां होती है। जैसे कम्युनिस्ट भी आतंक पे लाभ करते हैं और आतंक भ्रष्ट करते हैं, तो जब बीच करने पर डी करते हैं, खुद ही पर डी गिर जाते हैं कि हम लोग ने जाति प्रश्न को नहीं समझा, इसलिए यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन कामयाब नहीं हो पाया। ये समस्या नहीं थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो मूल थी वो विचारधात्मक तौर पर कमजोर थी, वो भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाई, भारतीय क्रांति की रणनीति जो राइट कौशल था उसको ठीक से फॉर्मुलेट नहीं कर पाई। उससे जुड़ी एक समस्या जाति की समस्या है, उससे जुड़ी हुई, उस पूरे उससे अलग से नहीं है। अगर जाति को ठीक से समझते तो भारत में क्रांति नहीं होती। अगर पार्टी भारत में जो क्रांति की मंजिल थी एंटी इंपीरियलिस्ट एंटी फ्यूडल, उस लड़ाई को आगे बढ़ाती तो उस प्रक्रिया में जाति का प्रश्न ही हल हो जाता। तो जाति का प्रश्न मूल जाति के प्रश्न को पार्टी ठीक से नहीं समझती, एक समस्या, सारी समस्या ये नहीं है। और अगली बात कहते हैं कम्युनिस्टों ने कुछ नहीं किया, कम्युनिस्टों ने करानी नहीं की। हम जानते हैं कम्युनिस्ट क्या करेंगे, अगर हम जानते तो बात ही नहीं कहते। तेलंगाना में कितने लोग शहीद हुए थे? तेलंगाना में 40 से लेकर 51 तक जो आंदोलन चला उसमें हजारों कम्युनिस्ट कार्डर ने बलिदान दिया। और तेलंगाना में हुआ क्या? तेलंगाना में जब 2500 गांव पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा किया तो सबसे पहले छुआछूत पर, दलितों के पीड़ित पर, जातिगत गाली गलौज पर, एसपीओ की उसकी मर्जी के खिलाफ, शादी पर, इन पर रोक लगा दी। और वहां जो दलित धोती नहीं घुटने से धोती नहीं पहन सकता, चप्पल नहीं पहन सकता था, ये सब चीजें वहां कम्युनिस्ट ने बंद करा। अब हम देखकर में एक आंदोलन थे जिसने इसके कहीं आसपास असर यूज किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, इस तरह का कुछ नहीं किया। जैसे कम्युनिस्ट में जो दलित आंदोलन लड़े गए उसके बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। जितने दूसरे मतलब सामाजिक धाराएं, सामाजिक आंदोलन जिनको कहते हैं, बहुत पीछे है। तो कुछ मैं दिल्ली मरिया से कुछ करवाए थे क्या तकसीम करे, सत्ता कुछ मांग रहे तकसीम करे। अमेरिका ने शुरू में तो दलितों का लामन करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद दलित चाहता आंदोलन के बाद उन्होंने कुछ कोई आंदोलन नहीं किया, जब तक मेरी जानकारी है। ऐतिहासिक जानकारी कम हो तो आप बताइएगा। उसके बाद अगर सरकार पर वो दबाव डालकर कुछ चढ़ाते लेने पर वो उसी में वो उनका सारा समय लगा। दलितों की लामबंदी मतलब उन्होंने काम ही छोड़ दिया था। उसके बाद 80 की नक्सलवादी आज भी आज तो कम्युनिस्ट क्रांति के लोगों से मतभेद हो सके लाइन के साथ, अगर तो कहीं तो लड़ी में रहे, सबसे शोषित पीड़ित लोगों के लिए कम्युनिस्ट ही लड़ रहे हैं आज के देश में, कहीं भी हो। एक आपने कहा कि पेपर में जो आईएलपी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसकी चर्चा नहीं, उसकी चर्चा है पेपर में 25 पेज पर, जो पहला पैराग्राफ उसकी चर्चा आती है। और तो कोई लाल झंडे वाली पार्टी नहीं है। जैसे लाल झंडे वाली पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी को ही कहते हैं आमतौर पर, उसका कोई और मतलब हो तो बता दीजिएगा। वो कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं, जिस समय अम्बेडकर को पार्टी में रहते उसी समय ये कम्युनिस्टों के खिलाफ लिख भी रहे थे। जैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ अम्बेडकर ने जितना लिखा, इतनी नफरत जाहिर की, उतनी ही मार्क्सवाद के प्रति उन्होंने नफरत जाहिर की। इस मामले में ईमानदार थे, वो अपने विचारों को छुपाते नहीं थे। हमारे बहुत से भाई कहते हैं अम्बेडकर और मार्क्सवाद को मिला दो, अम्बेडकर को कुछ नहीं बनाया गए। अगर अम्बेडकर होते तो इसकी कुछ जोड़ वो जोड़ कहते थे मत मिलाओ, तो फिर पेपर के साथ वो कैसे मतलब पेपर के साथ वो नहीं मिलाना चाहते, गुरु के दर्शन से वो अपने विचारों को कैसे मिलाना चाहते। एक ये बात बोली कि सारे जैसे जब चावल आंदोलन हुआ पानी लेने वाला, तो जब सरकार ने सरकार ने धमकी दी कि हमें जो अपने वो क्रिकेट देते होते हैं, तो तब मैं कह रहा सभी दुश्मन के साथ एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, सभी दुश्मन के साथ एक साथ करने की जरूरत नहीं होती है,
एक बार बड़े दुश्मन के बाद छोटे दुश्मन के साथ आपको संजय मोर्चा बनाना पड़ता है, लेकिन बड़े और छोटे की पहचान होनी चाहिए, बड़ा कौन है छोटा, मुख्य दुश्मन कौन है। अम्बेडकर फुले पेरियर की जो मूल गड़बड़ी ये थी कि उस समय की जो समाज में जो अंतर्विरोध थे उसमें बुनियादी और प्रधान अंतर वो नहीं कर पाए। वो पहली तरफ जो ऐसी अंतर्विरोध थे जो मूल नहीं थे उन पर ही उन्होंने काम किया। और देखिए तब ग्रामीण इलाकों में जो एंटी फ्यूडल लड़ाई बनती थी उसमें दलितों और मध्यम जातियों की जो किसान थे वो संजय लड़ाई की बनती थी कि लैंड टू द और समर्थों की जमीनों पर कब्जे किए जाए, उसको गरीबों में बांटा जाए। और इस पर अगर ये लड़ी कांग्रेस पार्टी की लड़ी जाती है लड़ाई, तो मध्यम जाति के किसानों को भी ये बात समझाई जा सकती है, अगर इनको तुम दबाव बनाओगे तो तुम खुद भी याद नहीं हो पाओगे। और जहां कांग्रेस पार्टी ने किया वहां उसको कामयाबी मिली जितना उसने किया। अगर हम लोग मूल जो जैसे एक जनता के बीच के अंतर्विरोध होते हैं, एक जनता और दुश्मन के बीच के अंतर्विरोध होते हैं, अगर जनता के बीच के अंतर्विरोधों को हमने मुख्य अंतर्विरोध बना देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, दुश्मन के हक में जाएगा। अगर जनता की जो दुश्मन से लड़ाई है, जो मुख्य अंतर्विरोध है, उस पर हम जनता की लामबंदी करेंगे तो उस पर करेंगे जनता के भीतरी अंतर्विरोध की हम लोग ठीक से हल कर पाएंगे। अम्बेडकर क्या करते थे, वो जनता के बीच में जो अंतर्विरोध थे उसको मुख्य अंतर्विरोध बना देते थे, तो वो जनता ही आपसे कर जाते थे। जब आंदोलन के बाद हमला हुआ दलितों पर, तो उसमें गरीबी कुछ होंगे। अगर जो उनकी संख्या बढ़ गई, संख्या बढ़ने रेटों से आजादी चाहिए, जमीन चाहिए, रोजगार चाहिए, एक संख्या वर्गों पर लड़ाई लड़ी जाती तो उस पर जनता की जो कास्ट प्रेजुडिस है वो भी तोड़े जा सकते हैं। मतलब कुछ उदाहरण में ऐसे दिए गए जैसे चावदार आंदोलन के समय मतलब ब्राह्मणवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ गए थे, तो अम्बेडकर ने साम्राज्यवाद का संजय मोर्चा बना दिया कि ब्राह्मणवाद की मुख्य दुश्मन है। तो उसकी तुलना उन्होंने वो हिटलर से जो स्टालिन के जो उससे कोई तुलना बनती नहीं है। इसमें स्टालिन ने जो किया था तब, क्योंकि सोवियत पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन को समय चाहिए था। स्टालिन से 39 में जो हुआ ये नहीं था कि हिटलर को भी समय चाहिए था, क्योंकि हिटलर को और लोगों से निपटना था, दोनों को समय चाहिए था। सोवियत यूनियन को कुछ तैयारी करनी थी, तो स्टालिन की मतलब कुशलता थी, डिप्लोमेटिक कुशलता थी कि स्टालिन ने 2 साल का समय ले लिया। 39 पर सोवियत यूनियन पर हमला नहीं हुआ, 41 में हुआ, और 2 साल में उन्होंने इतनी तैयारी कर ली कि बाद में इसका इतिहास आप जानती हैं 41 के बाद क्या हुआ, तो बालून पर झंडा फहरा दिया। तब अम्बेडकर ने साम्राज्यवाद से संजय मोर्चा बना लिया, तो फिर क्या हुआ, क्या ब्राह्मणवाद का तो उससे क्या हुआ, तो वही नतीजे निकले जो हिटलर स्टालिन बैठते हैं। तो ब्राह्मणवाद तो कुछ नहीं करा, क्योंकि जो साम्राज्यवाद की सत्ता थी वो तो उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रही थी, वो तो उसको बचा रही थी पूरी जो ब्राह्मणवाद थी, उसका हित था उसमें कि वो बची रहे। ऐसे तो देखिए बात नहीं हो पाएगी, तो अपना नाम आप अपना नाम दीजिए, हम आपको बुलाएंगे, आप बोलिएगा नाम आप सिर्फ इंडिविजुअल तो बहस नहीं हो पाएगी ना, आप आगे उसको संबोधित करिए, आप नाम ले लीजिए। और ध्यान रखने से जो भारत के 16 करोड़ दलितों की मुक्ति का सवाल है, उसमें बहुत से दावेदार हैं उसकी मुक्ति के, बहुत लोग हैं, बहुत से सिद्धांत हैं दलित मुक्ति के। तो जितने भी सिद्धांत उन पर बातें होंगी, अगर जो 16 करोड़ दलित सिद्धांत के साथ चले जाएंगे तो उनकी मुक्ति हो नहीं पाएगी। तो अम्बेडकर का जो सिद्धांत है, क्या उसमें तो दलित मुक्ति का रास्ता है? और अपन जो वामपंथी संख्या अपने चीज को लेकर खोजते हैं, जैसे 73 साल में क्रांति हुई, तो बहुत से कारणों से नहीं हुई क्रांति, उसका कारण ये नहीं था कि हम लोग जाति के बच्चे को नहीं समझा। तो अम्बेडकर की लोचना से बच नहीं करने का चलन है, अम्बेडकर के अंदर लोचना करके दलित टूट जाएगा। तो अम्बेडकर को अब नाम करें तब भी आपके साथ नहीं है, दलित को कुछ कारण नहीं जा सकता, फुसलाया नहीं जा सकता उसको तो मतलब जीतना
मतलब उसको तो अगर पार्टी के साथ उसके हितों के अनुरूप को प्रोग्राम होगा तो आज नहीं तो कल आपके साथ आएगा। किसी उसको पहला दूसरा हम लोग नहीं जोड़ सकते। एक सभी ने कहा था कि सर्वहारा वर्ग की आंदोलन, सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में दलित मुक्ति होगी, तो दलित तो खुद ही सर्वहारा है। दलितों के 90% लोग तो सर्वहारा ही है, तो फिर सर्वहारा के नेतृत्व में सर्वहारा की मुक्ति होगी, मतलब बात का दोहराव हो जाएगा। 10% अपने से जो करते हैं अन्य चीजों करते 10% दलित को दलित रह नहीं गए। जो दलित है एक्चुअली वो तो खेतों में काम करते हैं, भट्टों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, कहीं भी इस तरह के साई का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो खुद ही सर्वहारा है। और बस सर्वहारा की मुक्ति सर्वहारा वाली पार्टी के नेतृत्व में होगी, ये मेरे ख्याल ज्यादा कहना ठीक रहेगा। बाकी वेट करते हैं कि अलग से प्रदेश को और मतलब कल पढ़ने का मौका मिले तो थोड़ा और ज्यादा तफसील से हम चर्चा करें। धन्यवाद अति सुंदर। अब मैं आगे पीछे हो जाइए, कैमरा लगा। सोलन हिमाचल प्रदेश से आए हुए यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हरगोपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज करता हूँ यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी शायद, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी दिलचस्पी से इससे मगर मैं अपने आप को यहाँ तक ही सीमित रखूंगा कि आधार पेपर के बारे में ही अपनी बात कहने में न थोड़ा संकोच करूं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज की दर्शन और मार्क्स सारा पेपर पढ़ा, अभी कुछ ऐसी पेपर में केंद्र बात है दलित। अगर मैं गलत हुआ तो बताइए। तो इस प्रश्न को ऐसा क्यों नहीं कहा दलित प्रश्न में बात करो? इसमें क्या हिचकिचाहट है? साफ तौर पर जब हर बात पे ये पेपर केंद्रित है दलित प्रश्न, अभी साथी दागे गए हैं कि दलित मुक्ति की जब आप बात करते हैं तो कैसे हो, कई के तरीके लोगों ने अपनाए और कई की बातें कही गई। और एक बात बहुत मुझे साथ में कि दलित प्रश्न का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि साम्यवाद क्रांति में दलित प्रश्न को कैसे खैर मैं अभी फिर संतोष करता हूँ कि इसलिए मैं चाहता हूँ कामरेड सत्यम और जिन्होंने इस टीम ने इस प्रश्न को ऐसे रखा उसको जरा समझा दें। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये दलित प्रश्न और मार्क्स का प्रश्न है या दलित प्रश्न और साम्यवादी क्रांति हो जाए। जाति प्रश्न रखने से पूरा दूसरा तक नहीं सकता है। वजह क्या है? अब जाति व्यवस्था को खत्म करने में किसकी दिलचस्पी है बताइए? किसकी प्रॉब्लम है ये? क्या ये ब्राह्मण की प्रॉब्लम है? क्या ये क्षत्रिय की प्रॉब्लम है? ये तो प्रॉब्लम किसकी है? तो किसकी प्रॉब्लम है उसे नाम लिखिए। इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्या बुरी है और आप क्या किस तरह इसमें कर दूसरे आधार पर अगले पृष्ठ आते हैं। 5 से उन्होंने लिखा दूसरी बात अक्सर बहुत चुनाव ढंग से मार्क्सवादियों पर आरोप चस्पा कर दिया जाता है
कि वे ऐतिहासिक समाज विकास वास्तविक द्वारा चिन्हित अवस्थाओं और उनकी विषयक प्रणाली गतिहीन का ख्याल के अंतर की बात को मैं भी जानना चाहता हूँ ना कि इन्होंने ब्रैकेट में सीधा दास तथा सामंतवाद और पूंजीवाद है ठीक है। इन्होंने आदिम साम्यवाद की बात नहीं कही क्योंकि हमारे हिसाब से जैसे हमने मार्क्सवाद को पढ़ा है समझा है आप लोग भी सब जानते हैं मैं समझता हूँ सब बुद्धिमान है सब अच्छी तरह से प्रबुद्ध है। पहली स्टेज आदिम साम्यवाद और अचानक ही आप दास कर रहा है इसका भी मैं थोड़ा सा आगे एक 15 पेज पे है औपनिवेशिकवाद और देश जातियों इन्होंने जिक्र किया है जमींदारी रैयतवादी और महलवादी बहुत विस्तार में किया इतिहास में बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत सारी इस बात को दर्ज किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन व्यवस्थाओं में और अधिक प्रश्न में क्या आगे है इसके बारे में बहुत ही जिक्र हो गया है 23 पेज के ऊपर अम्बेडकर और बहुत जिक्र भी हो गया है और बहुत उसके बाद जवाब भी दे दिए हैं। मैं तो इतनी बात ही कहूंगा वाकई ऐसा कहेंगे आप कि अम्बेडकर को खारिज नहीं किया और उन्होंने किताब में कहा है कि हमने खारिज नहीं किया मगर मुझे तो ऐसा लगा कि आपने अम्बेडकर को पहले से निंदा कर दिया वही नहीं छोड़ा आपने तो उसकी चौबी तक उतारा और आपका क्या देखा इस पर जो आपको बहुत आ चुका है मगर मेरा इंप्रेशन आपकी वही है जो कहता उसके बाद 51 पेज पर लिखते हैं हम भारतीय समाज को भूलकर और मुख्यतः एक पिछड़ा हुआ पूंजीवादी देश मान अब इसके तत्व विस्तार से जानना चाहता हूँ कि इसी बारे में कई प्रकार की धारणाएं हैं कम्युनिस्टों में कोई कम्युनिस्ट इसको अभी तक भी सेमी कॉलोनी कहते हैं कोई कॉलोनी कहते हैं कोई न्यो कॉलोनी कहते हैं और आप देश को पिछड़ा हुआ पूंजीवादी देश इस पर हमने चला विस्तार से क्या इसके बाद आता है देश एक क्रांतिकारी संगठन में प्रभावशाली क्रांतिकारी यूनियन को छात्रों और युवाओं अब मैं जानना चाहता हूँ छात्र युवा और अब देखिए बेसिकली ये विभेदीकरण क्या है किस पर आधारित है एक आयु पर और लिंग आप युवा कहते हैं विभेदीकरण का आधार क्या है आयु और महिलाओं की बात करते हैं विभेदीकरण का कारण क्या है आधार क्या है क्या इसमें वर्ग की निरपेक्षता देखते हैं क्या युवाओं में छात्रों में वो वर्ग की चेतना नहीं है इस पर कहना चाहूंगा। इसी तरह से महिलाओं की बात ज्यादा करते हैं क्या वो भी वर्ग से ऊपर की बात है जो महिलाओं का क्या उसमें वर्ग देखते हैं या नहीं आखिर मैं ये जानना चाहूंगा फिर किसी आधार से बात करता हूँ अपनी बात बिल्कुल नहीं की अभी तक बिल्कुल नहीं की और वो जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो ये है कि आपने इस प्रश्न को लिया मगर इस प्रश्न का समाधान आपने कह दिया एक मार्क्स कर आपने कल बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम मेरा ये विशेष अधिकार है कि हम इस पर अपना प्रस्तुत करेंगे
और फिर मुझे ऐसा लगता है कि विशेष अधिकार की जाए, आप एक अधिकार की तरफ मार्क्सवाद का एक अधिकार केवल आप तक सीमित नहीं है। एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण मत के अपने दृष्टिकोण। आखिर में जो बात मैं कहना चाहता हूं ये है कि आपने इस प्रश्न को कहीं भी दिक्कत नहीं आया, कहीं चलते चलते शायद नहीं आया हो, हिंदुत्व के दर्शन के साथ नहीं। आज हिंदुत्व के दर्शन के साथ हमारे सबसे हिंदुत्व के दर्शन के साथ जोड़े बिना और उसको समझे बिना मैं नहीं समझता हूं कि हम निर्धारित कर सकते हैं। मेरे है मैंने ऐसी बात धन्यवाद गोपाल जी। वैसे अगर आप अपनी बात भी कहते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर आपकी ये बात पे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अपना एकाधिकार मानते हैं मार्क्सवाद को। हम अगर एकाधिकार मानते तो सेमिनार करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हम लोग तो अपने कमरे करके अपना पत्र खुद पढ़ सकते थे। सेमिनार में इसीलिए किया कि और जाहिर तौर पे आपने भी यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी में आप शामिल हैं, तो आप भी मानते होंगे कि आपका विचार सही है, तभी आपने एक अलग पार्टी बनाई है। तो जाहिर तौर पे हर कोई जब बात करता है तो अपने मार्क्सवाद की बात करता है, और अगर देखते हैं कि एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। आपके मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात नहीं कर सकते। तो और वैसे मार्क्स ने भी कभी नहीं कहा कि मैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। मार्क्स ने अपनी बात से बाकी दूसरों ने उसको मार्क्सवाद का नाम दिया। तो चलिए, बातचीत तो अभी होती रहेगी, इसीलिए हम लोग जुटे हैं यहाँ पे। और अच्छा है, पहले सत्र में ही बहुत सारे सवाल उठे हैं, उनके विरोधी बातें आई हैं, एक डिबेट बनता हुआ दिख रहा है। अभी तो शुरुआत है और मुद्दे उभर कर आएंगे। अभी हम लोग के पास और 3.5 दिन का समय है बातचीत करने के लिए, और हम इसीलिए इतना लंबा समय लेकर बैठे हैं और इस मुद्दे को बहुत गंभीरता के साथ समझ के ही यहाँ जुटे हैं। तभी 5 दिन का समय हम लोग ने लिया है ताकि खुल के सारी बातें हो, डिस्कशन हो एक चीज पर, और बिना किसी पूर्वाग्रह के बात हो। मैं अपनी बात कोई नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, मेरा काम यहाँ पर संचालन का है। मैं बस क्योंकि आयोजकों की तरफ से कुछ बातें जो आपने उठाई थी उन पर बस थोड़ी सी मैंने टिप्पणी की, वो भी कोई उसको अन्यथा मत दीजिएगा। और मैं संगरूर से आए हुए साथी संदीप को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें। साथियों, अगर अभी भी कुछ साथी जो नाम भेजना चाहते हैं वो अपना नाम भेज सकते हैं अध्यक्ष मंडल के पास। सॉरी, हाँ, क्योंकि कुछ साथियों ने अभी अपने नाम वापस ले लिए हैं, वो बाद में शायद बात रखना चाहेंगे, तो हमारे पास इस सत्र में भी समय है। जो भी साथी अपना नाम भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। माननीय अध्यक्ष मंडल और उपस्थित साथियों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से लाल सलाम। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो अरविंद स्मृति न्यास का, जिन्होंने अपने अकथ प्रयास से इस तरह की संगोष्ठियाँ आयोजन करने का जो ये प्रयत्न किया, और विशेषकर जाति प्रश्न जैसे
ज्वलंत मुद्दे को अपने हाथ में लिया। इसके लिए भी मैं अरविंद सुंदर न्यास का आभारी होना चाहूंगा। मेरे जो प्रश्न आधार पेपर के अंतर वस्तु है उससे संबंधित मेरा प्रश्न नहीं है, बल्कि ये कह लीजिए व्याख्या के थोड़े विस्तार से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो मुझे लगा कि मुझे उनकी व्याख्या की जरूरत है। अंतर वस्तु से संबंधित मेरा कोई ऐसा कुछ प्रश्न नहीं। जैसे आपने 54 पेज पर लिखा